तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर आपने पेशेंट को क्या करा है कि सम धातु, सम अग्नि, सम मल, ये वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं करा है, धातु साम्य उसमें स्थापित नहीं करा है, तो आप भी क्या करेंगे? जैसे एलोपैथ डॉक्टर करते हैं कि किसी की शुगर बढ़ी हुई तो मेटफॉर्मिन या फिर ग्लिमेपिराइड ये सारी चीज़ें दे करके क्या करते हैं कि रिपोर्ट्स में उन्होंने उनकी शुगर लेवल को मेंटेन करके दिखा दिया और पेशेंट जो है वही दवाई खाई जा रहा है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी बॉडी में धातु साम्य स्थापित हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप भी एज आ आयुर्वेदिक वैद्य या आयुर्वेदिक फिजिशियन ऐसा ही करते हैं तो हम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन मोटो ये होना चाहिए कि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, धातु साम्य स्थापित करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि हमने मूत्रकृच्छ्र के बारे में देखा कि उन्होंने मूत्रकृच्छ्र से रिलेटेड कुछ बस्तियों का वर्णन करा है। ठीक है, और मूत्रकृच्छ्र से मतलब अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप जो है आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह ही पढ़िए। अगर आपने उसको कंपैरिजन करते हुए चला कि हाँ कि यहाँ पे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया ऐसे हो रही है, वहाँ पे हमारे पास यूरेटर है, ये है वो है, अगर आप इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। आपको ना तो संप्राप्ति समझ आ पाएगी, ना ही आपको ट्रीटमेंट समझ आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि एलोपैथ की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो बिल्कुल अलग है, हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, उसमें उन्होंने आर्टरी बोली है, वेन बोला है, हमारे उसमें उन्होंने नाड़ियाँ बोली हैं। ठीक है, नाड़ियों का मतलब हम नर्व नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे उसमें जो उन्होंने धमनी बोल दिया है, धमनी को हम सिर्फ आर्टरी बोल करके ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम धमनी को सिर्फ आर्टरी बोल देंगे तो हम फंसते चले जाएंगे। तो आयुर्वेद जैसा है उसे वैसे ही पढ़िए। कोशिश करिए कि पहले हिंदी ट्रांसलेशन संस्कृत वाली से पढ़िए और जब आपका थोड़ा इंटरेस्ट उसमें आ जाए तो फिर आप टीकाओं से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप टीकाओं से पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। आपको ये क्लियर हो जाता है कि धमनी का मतलब आर्टरी नहीं है और सिरा का मतलब वेन नहीं है, तो आप उस चीज़ को समझने लगते हैं, क्योंकि उस चीज़ की मीनिंग जो है वो टीकाओं में ही दिए रहती है कि धमनी मतलब कि क्या और सिरा मतलब कि क्या और जो नाड़ियाँ हैं उनका मतलब कि क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सिद्धि स्थान के 8वें अध्याय में इन्होंने प्राश्रित योगी का सिद्धि अध्याय में इन्होंने क्या करा है, मूत्र कृच्छ्रित बस्तियों का वर्णन करा है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा है, गुद दाह आदव छद्राक्षा आदि योग। इन्होंने ये बोला है कि अगर किसी को गुद में दाह हो रहा है तो द्राक्षा आदि के जो योग हैं वो कैसे यूज़ करने हैं, बस्ती शुद्धश्ची यवागु विधानम, यानी कि बस्ती चिकित्सा देने के बाद क्या कर रहे हैं, जब बस्ती शुद्ध हो रही है, बस्ती यानी कि क्या, यहाँ पे बस्ती से हमें अपना ब्लैडर लेना है। ठीक है, बस्ती के शुद्ध होने पर हमें क्या करना है, यवागु देना है उसे। ठीक है, क्षीण विटकस्य चिकित्सा, क्षीण विटकस्य यानी कि क्या, अगर किसी के उसमें क्षीण मल हो गया है तो उसकी चिकित्सा क्या होगी। फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि इस अध्याय में इन्होंने अतिसार का वर्णन करा है। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि अगर आपने सिर्फ चिकित्सा स्थान पढ़ा और चिकित्सा स्थान में आपने अतिसार चिकित्सा पढ़ ली, ठीक है, लेकिन आपने सिद्धि स्थान नहीं पढ़ा तो अतिसार से रिलेटेड और जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आचार्यों ने क्या करा है, चिकित्सा स्थान में तो अतिसार का वर्णन करा ही है, साथ साथ उन्होंने यहाँ सिद्धि स्थान में भी देखिए 36 प्रकार के अतिसारों का वर्णन इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है। ठीक है, षड त्रिंशत यानी कि क्या, 36 प्रकार के ये अतिसार के जो उपद्रव हैं उनका वर्णन यहाँ पे इन्होंने करा हुआ है। अतिसार तो 6 ही प्रकार के हैं, लेकिन अतिसार के जो उपद्रव होते हैं 36 टाइप के, उनका वर्णन इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ जाते हैं और उन 36 प्रकार के जो अतिसार के उपद्रव है उनको दूर करने के क्या क्या योग हैं, क्या क्या चिकित्सा हैं, उनका वर्णन इन्होंने इस अध्याय में करा हुआ है। ये 36 प्रकार के जो हैं ये क्या हैं, इसके बारे में हम जब चैप्टर आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे
एक भी फिर भी मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या है, साम सकृत, साम वायु, साम रक्त, साम पित्त, साम कफजन्य अतिसार। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अलग अलग अतिसारों का वर्णन यहाँ पे इन्होंने कर दिया है कि कफ युक्त अतिसार कैसा होगा, कफ रक्त युक्त अतिसार कैसा होगा, वात अतिसार, पित्त अतिसार, रक्त अतिसार। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अतिसारों का वर्णन इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है। फिर इन्होंने क्या करा है कि अतिसार हर घृत का वर्णन करा है, अतिसार हर यवागु का वर्णन करा है, और अतिसार की चिकित्सा सूत्र बताते हुए इन्होंने ये प्राश्रित योगी का सिद्धि अध्याय को यहाँ पे इन्होंने समाप्त करा है। फिर इसके बाद वर्णन करते हैं ये नवे अध्याय का, जिसका नाम है त्रिमर्मिया सिद्धि अध्याय। अब अगर आपको याद होगा तो चिकित्सा स्थान में भी क्या है कि त्रिमर्मी अध्याय आया हुआ है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उनका वर्णन आचार्य जो है सिद्धि स्थान में फिर से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि त्रिमर्म आप देख लीजिए, त्रिमर्म में क्या आता है, हमारा हृदय आता है, सिर आता है और बस्ती आती है। ठीक है, वैसे तो मॉडर्न से कोरिलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। हृदय से अगर आप देखेंगे तो हार्ट, ठीक है, तो आप ये देखिए अगर किसी को हार्ट अटैक आता है या कार्डियक अरेस्ट होता है तो क्या होता है कि उसके जान जाने के चांसेस रहते हैं। तो उसी तरीके से उस इम्पोर्टेंस को बताने के लिए आचार्यों ने क्या करा है, त्रिमर्मीय सिद्धि का वर्णन करा हुआ है कि अगर किसी को हृदय रिलेटेड, सिर से रिलेटेड और बस्ती इनसे रिलेटेड अगर कोई व्याधि है तो उसको आपको क्या करना है कि हल्के में नहीं लेना है, उसकी बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री लेकर के बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अगर सिंपली अगर हम बस्ती की बात करें और अगर हम एलोपैथ में देखें जिसमें कि बस्ती का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो कौन सी है, रीनल डिजीजेज हैं जिनमें कि हमारे बस्ती का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर हम सिर की बात करें तो सिर में क्या आता है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया, वो सिरहा प्रदेश में होने वाली व्याधि है। ठीक है, इसके अलावा बाकी की जो व्याधियां हैं वो हम इसमें काउंट कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको बड़ी से बड़ी व्याधि ट्रीट करनी है जिसका कि एलोपैथ में बहुत बड़ा सा नाम है, जैसे रीनल फेलियर हो गया या फिर हार्ट अटैक हो गया या फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो उसके लिए आपको ये 3 मर्मों का बहुत अच्छे से ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आपको इन 3 मर्मों का ज्ञान होगा तभी आप वहाँ पे अपनी युक्ति लगा सकते हैं। ठीक है, युक्ति लगा सकते हैं से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई ब्रेन स्ट्रोक का या फिर किसी का पेशेंट आ रहा है तो आप डायरेक्ट उसे 3 मर्मों से कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं 3 मर्मों वाला कॉन्सेप्ट चलना ही चाहिए। जब आपके पास आता है कोई किडनी फेलियर का पेशेंट या फिर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर के आता है या फिर वो आता है अपने शिरो रोग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लेकर के आता है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं त्रिमर्म वाला कॉन्सेप्ट भी चलना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इन्होंने त्रिमर्म सिद्धि अध्याय में सबसे पहले तो मर्मों की संख्या बताई है, फिर ये बताया है कि इन 107 मर्मों में जो 3 प्रधान मर्म होते हैं, बस्ती, सिर और नाभि, ठीक है, इनमें बस्ती के व्यापक से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बताया है। ठीक है, यानी कि आपने किसी को बस्ती दी और बस्ती देने के बाद उसको क्या हुआ कि बस्ती से रिलेटेड और हृदय से रिलेटेड और सिर से रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट दोगे, उसका वर्णन इन्होंने इस अध्याय में करा हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने ये बताया है कि सर्वाणी मर्माणी वातात विशेषता रक्षयाणी, यानी कि जितने भी मर्म होते हैं उनकी हमें क्या करनी है कि वात दोष से हमेशा रक्षा करनी है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि जितने भी वात दोष का इम्बैलेंस करने वाली चीज़ें हैं वो हमारे जितने भी मर्म कहे गए हैं, 107 टोटल मर्म कहे गए हैं, तो उनको क्या करेंगे कि उनको नुकसान देने वाली होंगी। और उसमें से भी क्या है कि 3 मर्म जो हैं ऐसे हैं जिनको कि वात दोष से हमें क्या करनी है, रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बात इसकी चल रही है तो मैं आपको एक केस बताऊं, मेरी मम्मी का ही केस था और उनका भी जो कॉम्प्लिकेशन आया था वो आया था बस्ती में। ठीक है, बस्ती में यानी कि ब्लैडर में। ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने क्या करा था कि वात को प्रकोप करने वाले सारे हेतुओं का सेवन करा था। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने करा था वात के भी शीत गुण को इम्बैलेंस करने वाली
चीज़ों का सेवन करा था, उसमें उन्होंने करा था आइस का इंटेक, ठीक है। आइस जो होती है, आइसक्रीम हो गया, और नेचुरल जो स्नोफॉल होता है उस टाइम पे जो स्नो होती है उसका उन्होंने इंटेक करा था, और उसका परिणाम ये हुआ था कि डायरेक्ट उनके बस्ती पे इफ़ेक्ट आया था, ठीक है। बस्ती पे इफ़ेक्ट आया था और उनके मल मूत्र जो थे वो रुक गए थे, ठीक है। तो उनकी चिकित्सा भी जब करी गई थी उसमें भी उनको बस्ती चिकित्सा ही दी गई थी, तब जा कर के वो ठीक हुई हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी वात का प्रकोप करने वाली चीज़ होगी तो वो क्या करेगी, हमारे इन मर्मों को इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने आया है वात उपहतेषु मर्मेषु मर्मसु चिकित्सा, यानी कि वात का शमन करने के लिए मर्मों की चिकित्सा किस तरीके से करनी चाहिए उसका वर्णन यहाँ पे इन्होंने करा है। फिर इसके बाद इन्होंने अपतंत्रक, तंद्रा, ठीक है, फिर तंद्रा, मूत्रक साध, मूत्र जठर, मूत्र कृच्छ, मूत्र उत्संग, मूत्र क्षय, मूत्र अतित, मूत्र अष्ठीला, वात बस्ती, उष्णवात, वात कुंडलिका, रक्त ग्रंथि, विड विघातस्य बस्ती, ठीक है, मूत्राघात, इसकी चिकित्सा का वर्णन करते हुए फिर इन्होंने वर्णन करा है उत्तर बस्ती का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने नाम है उसका त्रिमर्मी सिद्धि अध्याय, और साथ में इन्होंने क्या करा है कि उत्तर बस्ती का तक वर्णन कर दिया है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, स्त्रीणाम उत्तर बस्ती दाने विशेष, स्त्रियों में इन्होंने क्या कहा है कि उत्तर बस्ती का वर्णन मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं विशेषकर किसके लिए कर रहा हूँ, फीमेल्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा कि हृदय के बाद बस्ती के बाद दूसरा जो त्रिमर्म है वो कौन सा आता है, हमारा सिर आता है। तो सिर में होने वाली व्याधियों का वर्णन इन्होंने करा है, जैसे संखक हो गया, अर्धाव भेदक हो गया, उसके निदान लक्षण चिकित्सा, सूर्यावर्त हो गया, ठीक है, अनंतवात हो गया, सिरह कंप हो गया, इसका वर्णन करा है। अब देखिए उन्होंने क्या करा है कि शिरोरोग का वर्णन करने के बाद उन्होंने नश्य का वर्णन करा है, ठीक है। तो अब आचार्यों का एक वर्णन करने का तरीका देखिए, उन्होंने क्या करा, जब बस्ती से रिलेटेड बात चल रही थी, बस्ती से यहाँ पे मैं बस्ती चिकित्सा नहीं, जो हमारा ब्लैडर है, जो हमारा 3 मर्मों में से एक है बस्ती, उसकी बात कर रही हूँ। जब बस्ती की बात चल रही थी, मूत्र कृच्छ की बात चल रही थी, मूत्र अष्टीला की बात चल रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि उत्तर बस्ती के बारे में आपको बताया, ठीक है, और बस्ती के बारे में बताया। जब सिर की बात चली, यानी कि सिर में होने वाले रोगों की बात चली, तो उन्होंने क्या करा कि नश्य का वर्णन करा। तो इससे आपको क्या इंडिकेशन मिलता है कि सिरह प्रदेश में जितनी भी व्याधियां होंगी उसमें आपको नश्य तो देना ही देना है, आंख बंद करके, ठीक है। जैसे होता है ना कि एलोपैथ में बोलते हैं कि अगर इस चीज़ का पेशेंट है तो आंख बंद करके ये दे दो, ठीक है। तो उस तरीके से आयुर्वेद में आपको क्या करना है, सिर से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति कोई बीमारी लेकर के आ रहा है, चाहे वो अर्धाव भेदक हो, सूर्यावर्त हो, अनंतवात हो, सिरह कंप हो, आपको उसमें नश्य तो देना ही है, ठीक है। आंख बंद करके नश्य देने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपका डायग्नोस बनाने का तरीका आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है तो ही ये चीज़ें वर्क करेंगी, वरना ऐसा नहीं है कि पेशेंट वहाँ से अपना कोई ब्रेन हैमरेज का या फिर अपने किसी ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का वो बना करके आया है और आपने उसका नश्य चालू कर दिया, रिजल्ट तो देखिए उसमें भी मिलेगा ही, क्योंकि आयुर्वेद इतना ज़्यादा सुपीरियर है कि आप किसी भी तरीके से इसका यूज़ करोगे आपको रिजल्ट मिलना ही है। लेकिन एक जो बहुत अच्छा रिजल्ट जिसे बोलते हैं वो तब मिलेगा जब आपका डायग्नोस भी आयुर्वेद होगा और ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने नश्य का वर्णन करा है, नश्य के गुण कर्म बताए हैं, नश्य के भेद बताए हैं, फिर नश्य किस किस तरीके के रोगों में कार्य करता है वो बताया है। फिर हमें ये बताया है कि तर्पण किस तरीके से विरेचन नश्य किन द्रव्यों से करना है, तर्पण नश्य किन द्रव्यों से करना है, ठीक है। अवपीड़न नश्य देने की क्या विधि होगी। अब देखिए अवपीड़न नश्य की बात चली है तो मैं आपको बताऊं कि अभी जब मेरा एमओ का इंटरव्यू था तो उसमें भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी के नोज से ब्लीड हो रहा है तो तुम उसमें क्या करोगे, ठीक है, और इसको हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में क्या कहते हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि आयुर्वेद में इसका वर्णन जो है नासागत रक्त पित्त के फॉर्म में
रक्त पित्त में नासागत रक्त पित्त के नाम से आया हुआ है और इसमें हम दुर्वा का यूज़ करते हैं। तो जब मैंने दुर्वा बोला तो उन्होंने मुझसे वहाँ से क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, दुर्वा मतलब क्या, कि दुर्वा का स्वरस उसे पिलाओगे। तो क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था तो मैंने बता दिया कि दुर्वा का हम उसे अवपीड़न नश्य देंगे। ठीक है, अब वो अवपीड़न नश्य आपको प्रैक्टिकली कैसे देना है उसको देने की मेथड इन्होंने यहाँ पे दी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रधमापन नश्य हो गया। ठीक है, उसकी विधि दी है। फिर उसके बाद नश्य कर्म के व्यापद क्या क्या होते हैं और उनकी चिकित्सा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आचार्यों ने चाहे वमन का वर्णन करा हो, विरेचन का वर्णन करा हो, बस्ती का करा हो या फिर नश्य का करा हो, हर किसी में उन्होंने उसके व्यापद भी बताए हैं। ठीक है, और आजकल आप देख रहे होंगे कि जो सो कॉल्ड योगा ट्रेनर होते हैं वो भी क्या करते हैं कि अपने पेशेंट्स को योगा तो करा ही रहे हैं, साथ साथ में उनको बस्ती दे रहे हैं, नशे दे रहे हैं। ठीक है, जबकि ये गलत है क्योंकि उन्हें पता तो है नहीं कि इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशन जो है ये सिर्फ एक आयुर्वेदिक चिकित्सक को ही पता होते हैं और आयुर्वेद चिकित्सक में भी सिर्फ उसको पता होंगे जिसने कि संहिताओं का अध्ययन करा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने व्यापक बनाने के साथ साथ उसकी चिकित्सा भी बताई है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा है, प्रतिमर्श नश्य के गुण बताए हैं और उसकी प्रयोग विधि बताई है। अब आप ये देखिए कि दिनचर्या में जो हम नश्य का यूज़ करते हैं वो आता है प्रतिमर्श नश्य। ठीक है, तो उसके क्या गुण हैं, क्या उसकी प्रयोग विधि है, उसका वर्णन भी आपको इस अध्याय में देखने को मिलेगा। तो आप ये सोचिए कि अगर आप सिद्धि स्थान नहीं पढ़ते हैं तो आपकी कितनी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं जो कि प्रैक्टिस में यूज़ में आने वाली हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो फीमेल्स के लिए है वो है उत्तर बस्ती। ठीक है, दूसरा जो है जो कि नश्य, जो कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है वो। फिर इसके बाद देखिए 9वें अध्याय के बाद सिद्धि स्थान का 10वां अध्याय है, उसका नाम है बस्ती सिद्धि। ठीक है, अगर रुकना होगा तो आप बता दीजिएगा वरना आज हम इसको पूरा ख़त्म ही कर देंगे। रुकना है तो बता दीजिए इसके आगे का, नहीं तो हम कल भी कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करूं या फिर रुकूं? आपके ऊपर है मैम। ठीक है सर। तो देखिए 10वां अध्याय है बस्ती सिद्धि। अभी तक हमने देखा त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय देखा था। अब इसके बाद हम देख रहे हैं सिद्धि स्थान का 10वां अध्याय कि उसमें किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, किन किन विषयों का वर्णन उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो बस्ती सिद्धि अध्याय जो है वो सिद्धि स्थान का 10वां अध्याय है। इसमें इन्होंने क्या करा है कि क्या कह रहे हैं कि पहले के अध्यायों में तो हमने क्या करा था कि अनेक रोगों का वर्णन करा है। अब बस्ती सिद्धि अध्याय में हम क्या करेंगे, बस्ती चिकित्सा से सिद्ध होने वाले, ठीक है, मतलब कि अनेक रोगों में जो सिद्ध बस्तियां हैं उनका वर्णन करेंगे। ठीक है, सिद्ध बस्तियों से मतलब क्या है कि इन बस्तियों का यूज़ करने से आपको इसमें रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने सबसे पहले क्या करा है कि इस अध्याय में इन्होंने ये बताया है कि बस्ती का कार्य और उसकी श्रेष्ठता। ठीक है, बल आदीन प्रविज्य दत्तो बस्ती सर्व रोगान निवर्तयति। इन्होंने ये बोला है कि अगर हम बल आदि का विचार करके, काल का विचार करके, वय का विचार करके, यानी कि सब चीज़ों का बल, दोष, काल, रोग और रोगी, इन सब का विचार करते हुए अगर हम बस्ती देते हैं तो बस्ती क्या करती है कि सभी रोगों का निवारण करने वाली वो होती है। ठीक है, फिर देखिए बस्ती के इन्होंने गुण बताए हैं। फिर इन्होंने ये बताया है कि विरेचन की अपेक्षा में बस्ती क्यों श्रेष्ठ होती है। अब आप देखिए कोई पेशेंट या फिर कोई आपका जूनियर या फिर आपका कोई कलीग ही आपसे बोल सकता है कि यार तुम बस्ती चिकित्सा क्यों करते हो, बस्ती में अभी तो मल ही निकल रहा है और विरेचन से भी मल निकल रहा है। ठीक है, तो तुम बस्ती को ही क्यों प्रेफर करते हो। तो उस चीज़ का आंसर करने के लिए भी आचार्यों ने आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं कि अगर कभी आपसे कोई ये पूछे कि विरेचन के कंपैरिजन में आप बस्ती को क्यों प्रेफर करते हो, तो वो भी उन्होंने बताया है कि विरेचन के कंपैरिजन में बस्ती क्यों श्रेष्ठ है।
ठीक है। तो जब तक आप शास्त्र पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सामने वाले को शास्त्र सम्मत आंसर भी नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी पेशेंट में, जैसे कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस बहुत ही कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज होती है, जिसमें कि एलोपैथ में क्या बोलते हैं कि आप सर्जरी करा लीजिए, और आयुर्वेद में क्या होता है कि लोग बस्ती चिकित्सा करते हैं और पेशेंट में रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आपका कोई कलीग या फिर आपका कोई बैचमेट या फिर आपका कोई जूनियर आपसे आकर के ये पूछता है कि आपने इसमें बस्ती ही क्यों दी, क्यों नहीं आपने इसमें विरेचन दिया, ठीक है, तो उस टाइम पे आप उसको क्या आंसर करेंगे, उसका भी वर्णन आचार्यों ने कर दिया है कि क्यों बस्ती को श्रेष्ठ बोला गया है विरेचन के कंपैरिजन में, ठीक है। और वो हम पढ़ेंगे जब हम अंदर के चैप्टर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने बस्ती के भेद बताए हैं, फिर ये बताया है कि किन किन के फिर इन्होंने ये बताया है कि कहाँ पे कौन सी बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि इन्होंने भृंगणीय बस्ती का वर्णन करा हुआ है, तो भृंगणीय बस्ती हमें कहाँ देनी है, शोधनीय बस्ती हमें कहाँ देनी है, ठीक है। फिर कार्य विशेष अपेक्षया बस्ती नाम संस्कार विशेष, यानी कि कार्य विशेष की अपेक्षा रखते हुए बस्ती में हम अलग अलग तरीके के संस्कार कर सकते हैं। कार्य यानी कि क्या, चिकित्सा, ठीक है। चिकित्सा कार्य की अपेक्षा रखते हुए हम बस्ती में डिफरेंट तरीके के संस्कार कर सकते हैं। संस्कार मतलब यानी कि क्या, संस्कार की अगर आपने पढ़ा होगा कि संस्कार का मतलब होता है, संस्कार मतलब गुणाधान करना, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि डिजीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब कि आचार्यों ने आपको क्या करा है कि एक फ्री हैंड दिया हुआ है, उन्होंने कुछ चीज़ों का वर्णन तो आपको कर दिया, जैसे कि भृंगणीय बस्ती बता दी, शोधनीय बस्ती बता दी, फिर उसका यूज़ किन किन लोगों में करना है वो बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने आपको क्या कर दिया, एक सिद्धांत बता दिया कि कार्य विशेष अपेक्षया बस्ती नाम संस्कार विशेषा, यानी कि चिकित्सा दृष्टि से आप क्या कर सकते हैं, बस्ती में कुछ संस्कार करके उसका यूज़ आप कर सकते हैं। सिंपली जैसे कि आप ये देखिए कि अगर हम घृत प्रिपरेशंस का भी यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सिंपल हम क्या करते हैं कि गाय के घी को संस्कारित कर देते हैं अपनी औषधियों से। तो उसी तरीके से बस्ती को भी हम क्या कर सकते हैं, संस्कारित कर सकते हैं। फिर इन्होंने क्या करा है, दोषों के अकॉर्डिंग, वात पित्त और कफ, दोष के अकॉर्डिंग क्या करा है कि 3 बस्तियों का वर्णन करा हुआ है। फिर पक्वाशय का शोधन करने वाली 4 प्रकार की बस्तियों का वर्णन करा है। अब आप ये देखिए कि पक्वाशय का शोधन करने के लिए उन्होंने 4 प्रकार की बस्तियों का वर्णन कर दिया, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपके पास कोई मूत्र कृच्छी का व्यक्ति आता है और आप अगर उसको एलोपैथ के अकॉर्डिंग नहीं जाते हैं, ठीक है, एलोपैथ के अकॉर्डिंग आप नहीं जाते हैं, आपका दिमाग जो है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही मूत्र कृच्छी का व्यक्ति आया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्योंकि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया हमारे पक्वाशय में होती है, तो ज़रूर इसको पक्वाशय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पक्वाशय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो चलो मैं इसको पक्वाशय का शोधन करने वाली कोई बस्ती इसे दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप उसे पक्वाशय का शोधन करने वाली बस्ती देंगे ना तो भी आपके उसमें रिजल्ट मिलने ही हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी मम्मी का जब ट्रीटमेंट चला था मूत्र कृच्छी का, जो मैं आपको बता रही थी कि उनका यूरिन रिटेंशन हो रहा था बार बार, सारी इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे, उसमें कुछ नहीं आ रहा था, सिंपल एक सिस्टाइटिस आया था, और लास्ट में जाकर के डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट ने ये बोल दिया था कि ये न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर हो सकता है, ठीक है। वो भी उसने क्लैरिफाई नहीं करा था क्योंकि उनकी शुगर की हिस्ट्री थी, तो उसने बोल दिया था कि न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर जो है इनका हो चुका है। इवन उसने ये भी पूछा था इनको कोई चोट लगी हो, तो चोट वगैरह लगने की भी उनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो हमने फिर उन्हें आयुर्वेद में ही दिखाया था, डॉक्टर राहुल गुप्ता हैं हल्द्वानी में, उनको दिखाया था। तो सर ने उनकी ओरल मेडिकेशन स्टार्ट करा था और सर ने फिर उनकी बस्ती चिकित्सा करी थी। बस्ती मैंने खुद ही दी थी उन्हें। तो इवन मैंने सर से उस टाइम पे पूछा भी था कि सर जैसे कि ये यूरिन से रिलेटेड है, मूत्राशय से रिलेटेड है, तो क्यों ना हम इन्हें उत्तर बस्ती आप इन्हें दे दो। तो सर ने वहाँ पे मुझे यही समझाया था कि वात का जो मेन स्थान है वो पक्वाशय कहा गया है, तो अगर आपने इन्हें पक्वाशय में ही वात का शमन कर लिया तो बाकी के एरिया में जो वात डिस्टर्ब हुई है, चाहे वो मूत्राशय में हुई हो या फिर वो बॉडी के किसी और पार्ट में हुई हो, तो वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली ही वो ठीक हो जाएगी। और हुआ भी ये था कि हमने मम्मी को उत्तर बस्ती दी ही नहीं थी, सिर्फ उनको नॉर्मल जो गुदा मार्ग से हम बस्ती देते हैं उस बस्ती को देने से ही उनको रिलीफ मिल गया था, ठीक है। तो
अगर जब तक आपके आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर नहीं है, तब तक आप आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई हैं ना, उनका यूज़ आप कर नहीं पाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए पक्वाशय शोधन की जो 4 बस्ती यहाँ पे इन्होंने बताई है, अगर आप एलोपैथ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम क्या करते हैं, पक्वाशय को हम कोरिलेट कर देते हैं ड्यूडिनम से या फिर लार्ज इंटेस्टाइन से, इस तरीके से हम उसे क्या कर लेते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं। तो आप पक्वाशय शोधन वाली बस्ती का प्रयोग सिर्फ कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसके कि ड्यूडिनल अल्सर है, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से सोचा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पक्वाशय को पक्वाशय ही समझा है तो आप अपने अकॉर्डिंग पक्वाशय बस्ती का प्रयोग अलग जगह करेंगे। फिर उसके बाद है शुक्र मांस दातश्च चत्वारो, यानी कि शुक्र और मांस को बढ़ाने वाली 4 प्रकार की बस्तियों का वर्णन करा है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने संग्राहिक यानी कि क्या, मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रवाहिका हो रही है, ठीक है, गृहिणी के कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मल त्याग हो रहा होता है, तो वहाँ पे संग्राहिक बस्तियों का वर्णन करा है, ठीक है। मान लीजिए अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई पेशेंट आ रहा है, ठीक है, IBS का कोई पेशेंट आ रहा है, तो उसमें भी आप ये संग्राहिक बस्तियों का वर्णन यूज़ अब वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फिर है परिश्रावे में 2 बस्ती, दाह में 1 बस्ती, परिकर्तिका होने पे 2 बस्तियों का वर्णन करा है, प्रवाहणे 2 बस्ती, अतियोग होने पर 2 बस्ती, ठीक है। फिर इन्होंने जीवादाने यानी कि क्या, अगर आपने किसी को बस्ती दी है और बस्ती देने के पर क्या हो रहा है कि उसका ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है, बस्ती देने पे हो गया है, या फिर आपने उसको वमन कराया है, विरेचन कराया है, तब उसको क्या हो गया है कि वमन या विरेचन का अतियोग होकर के ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे आपको जीवादान बस्ती का वर्णन करा गया है, ठीक है। जो रक्त बस्ती जिसे हम बोलते हैं ना, वो है ये एक तरीके से। फिर कह रहे हैं कि रक्त पित्ते प्रमेह च बस्ती, यानी कि रक्त पित्त और प्रमेह इन अवस्थाओं में हमें बस्ती किस तरीके से देनी है, इसका वर्णन करते हुए इन्होंने बस्ती सिद्धि अध्याय को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया है। फिर इसके बाद बात करते हैं सिद्धि स्थान के 11वें अध्याय, जिसका नाम है फल मात्रा सिद्धि, ठीक है। फल मात्रा सिद्धि में इसमें इन्होंने क्या करा है कि फल यानी कि हम मदन फल से भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि पहले के अध्यायों में मदन फल आदि द्रव्यों का वमन आदि क्रियाओं में प्रयोग बताया है, लेकिन मदन फल का प्रयोग जो होता है वो विरेचन इसके लिए भी होता है, बस्ती के लिए भी होता है, ठीक है। अगर आप चरक संहिता सूत्र स्थान का 2रा अध्याय देखेंगे, जहाँ पे उन्होंने वमन द्रव्य, अनुवासन बस्ती के द्रव्य, विरेचन द्रव्य, इन सबों का वर्णन करा है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि मदन फल का वर्णन जो है वो वमन द्रव्यों में तो आया ही है, साथ ही साथ उसमें निरु बस्ती में भी उसका वर्णन आया हुआ है कि बस्ती देने के लिए भी आप मदन फल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अध्याय में इन्होंने क्या बताया है कि मदन फल आदि द्रव्यों की मात्रा और उनके गुणों को निश्चित करने के लिए, मतलब कि मदन फल से अगर हमें किसी को बस्ती देनी है तो हम किस मात्रा में यूज़ करेंगे उसका और उसके क्या गुण होते हैं, एक तो इस अध्याय में इन्होंने ये बताया है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया है कि हाथी घोड़े जानवरों में बस्ती कर्म कैसे करना है, ठीक है, उसका वर्णन इन्होंने इस अध्याय में बताया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, आस्थापने कतम फलम श्रेष्ठम इति अत्र मुनीनाम मतानी, यानी कि आस्थापन बस्ती में मदन फल की क्या इम्पोर्टेंस है वो बताया है। फिर आत्रेय ने कुछ नियम बताए हैं, गुदागत बस्ती किस तरीके से सर्व शरीर स्थान में गए हुए दोषों का शमन करती है, उसके बारे में अग्निवेश ने क्वेश्चन करे हैं कि मतलब कि बस्ती तो हम एनल रूट से दे रहे हैं, गुदा मार्ग से दे रहे हैं, फिर भी उस बस्ती का इफ़ेक्ट जो है वो पूरी ऑल ओवर बॉडी में कैसे आ रहा है, उसका आंसर दिया है। अब देखिए अगेन ये चीज़ उन्होंने ऐसी बताई है, मान लीजिए आपने किसी के फेस में वो हो रहा है, ठीक है, फेस में क्या हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रहा है, और आप उसको उसके वर्ण को अच्छा करने के लिए बस्ती दे रहे हो, ठीक है, तो लोग आपसे पूछेंगे ना कि यार इसमें जो सिम्टम्स जो दिख रहे हैं तो वो तो फेस पे दिख रहे हैं, लेकिन आप एनल रूट से मेडिसिन क्यों दे रहे हो पेशेंट को, तो इसका वर्णन भी इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है कि किस तरीके से गुदा मार्ग से देने पर भी वो
पूरे शरीर में व्याप्त दोषों का शमन करती है। तो आप ये देखिए कि अभी तक उन्होंने आपको 2 चीज़ें बताई। एक तो उन्होंने ये बताया कि विरेचन के कंपैरिजन में बस्ती जो है वो क्यों श्रेष्ठ है, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि गुदा मार्ग से देने पर भी वो पूरी ऑल ओवर बॉडी कैसे एक्ट कर रही है, ठीक है। अब आप ये देखिए, जैसे एलोपैथ में होता है कि वो किसी को क्या करते हैं, फ्लूइड चढ़ाते हैं, ठीक है। फ्लूइड वो क्या करते हैं, ये हमारी वेन्स के थ्रू चढ़ाते हैं और तुरंत पेशेंट में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में भी है कि बस्ती जो होती है वो पूरी की पूरी ऑल ओवर बॉडी में ही काम करना स्टार्ट कर देगी। उसके पीछे क्या रीज़न है उसके लिए हम बाद में देखेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने पशुओं में बस्ती कर्म कैसे करना है वो बताया है। फिर इन्होंने यहाँ पे सदा आतुर क्या, ऐसे व्यक्तियों का वर्णन करा है कि जो हमेशा बीमार ही रहते हैं, ठीक है। मतलब कि सदा रोगी रहने वाले ऐसे कौन से लोग हैं जो कि हमेशा बीमार ही रहते हैं, और उनके हमेशा बीमार रहने के पीछे हेतु और उसकी चिकित्सा बता करके इन्होंने इस अध्याय को यहाँ पे समाप्त कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे सिद्धि स्थान का लास्टवा अध्याय और चरक का भी लास्टवा अध्याय, यानी कि सिद्धि स्थान का 12वां अध्याय और चरक संहिता का 120वां अध्याय, ठीक है, जिसका नाम है उत्तर बस्ती सिद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि उत्तर बस्ती, उत्तर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, ठीक है। उत्तर के देखिए डिफरेंट मीनिंग होता है। उत्तर को हम श्रेष्ठ भी बोलते हैं, उत्तर यानी कि उत्तर मार्ग से दी जाने वाली बस्ती, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो बोला है, यहाँ पे इन्होंने उत्तर बस्ती सिद्धि से इसकी मीनिंग इन्होंने ये बताई है, उत्तर यानी कि श्रेष्ठ, यानी कि इस अध्याय में ये क्या करेंगे, ऐसी श्रेष्ठ बस्तियों का वर्णन करेंगे जो कि आपको चिकित्सा में सफलता दिखाएंगी और दिलाएंगे, जिनका प्रयोग आप किसी भी काल में किसी भी वक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर बस्ती सिद्धि अध्याय में इन्होंने सबसे पहले तो हमें ये बताया कि संशोधित व्यक्ति जो है, यानी कि जिनका शोधन हुआ है, उनको हमें किन किन चीज़ों का इंडिकेशन देना है। यानी कि अगर किसी में वमन हुआ है, विरेचन हुआ है, उसकी शुद्धि हुई है, तो उसे किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शोधन करने के बाद बोलते हैं ना कि आपको ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है, खाना बिल्कुल नॉर्मल लेना है, एक साथ ही बहुत ज़्यादा खाना नहीं लेना है। तो ये बेसिक चीज़ें, अति संक्रमण नहीं करना है, अजीर्ण होने पर भोजन नहीं करना है, विषम आसन नहीं करना है, ठीक है, दिवा स्वप्न नहीं करना है। तो ये कॉमन सी चीज़ें बताई जाती हैं शोधन करने के बाद। फिर इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि शोधन करने के बाद अग्नि का संदूषण करने के लिए जो पेय आदि का कर्म है वो हमें कैसे कराना है, उसका वर्णन इन्होंने इस अध्याय में करा है, ठीक है। यानी कि पेय आदि क्रम से जो हमने व्यक्ति की अग्नि संदूषित करी